वेलकम बैक टू आवर चैनल SG गुप्ता एंड कंपनी। दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो बहुत टाइम पहले, या फिर मैं कहूँगी बहुत नहीं, कुछ ही टाइम पहले एक एडवांस रूलिंग आई थी जिसके तहत अगर आप डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो उस पर भी GST लगेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे। यानी कि कंपनी जब डायरेक्टर्स को सैलरी दे रही है या डायरेक्टर्स को एक अमाउंट एज रेम्यूनरेशन करके पे कर रही है, उसको GST पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के बेसिस पे। ये एडवांस रूलिंग एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आया था, बट लोगों ने इसे अपने तरीके से अलग अलग तरीके से उसको डिकोड किया और कहीं ना कहीं लोगों में एक गलतफहमी हो गई थी कि सभी तरीके के डायरेक्टर्स को जो जब भी रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो GST लगेगा रिवर्स चार्ज के बेसिस पे। उस एडवांस रूलिंग में कहा गया है, ऐसा लोगों में गलतफहमी आ गई थी। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन इशू किया है सर्कुलर नंबर 140/10/2020 डेटेड 10 जून 2020। चलिए देखते हैं इस सर्कुलर में क्या है। क्लैरिफिकेशन दिया है दो टॉपिक्स को, मतलब बेसिकली डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे ही है, बट सिनेरियो डिवाइड कर दिए, यानी कि दो तरीके के अलग अलग सिनेरियोज बताए हैं कि किस वे में आपको कौन सा टैक्स आएगा। तो फर्स्ट सिनेरियो पढ़ते हैं। लेवेबिलिटी ऑफ GST ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनीज टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और दोज डायरेक्टर्स हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द सेड कंपनी। यानी कि फर्स्ट वाला है लेविएबल और टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या फिर वो डायरेक्टर्स जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। इनफैक्ट एज पर द लॉ वो उनका स्टेटस जो होने चाहिए वो कंपनी के किसी से कनेक्टेड भी नहीं होना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट होके कंपनी के डिसीजंस ले सकें। सेकेंड सिनेरियो है लेविबिलिटी ऑफ GST ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनीज to whole-time directors including managing directors who are employees of the said company। सेकेंड केस है उन डायरेक्टर्स का जो होल टाइम डायरेक्टर्स है या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं और कंपनी के पेरोल पे हैं। जनरली होल टाइम डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं उन कंपनीज़ के जो बेसिकली उस कंपनी में पूरा वक्त अपना दे रहे हैं। सिमिलरली मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, बट उनको एक स्पेशल पोजीशन दी जाती है मैनेजिंग डायरेक्टर की, ताकि वो डे टू डे अफेयर्स अब तक कंपनी देख सकें। हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो है वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है या वो डायरेक्टर्स है जो एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। सेकंड वो सिनेरियो है जहाँ पर अगर आपके डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ हुए तो क्या। इस दोनों सिनेरियो को उन्होंने एक एक करके डिस्कस किया है। पहला सिनेरियो जब डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो उन्होंने यहाँ पर कंपनीज एक्ट को रेफ़र किया है और वहाँ कहा गया है द डेफिनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 is an inclusive definition and thus he may be a person who is not an employee of the company. Second, definition of independent directors under section 149 subsection 6 of the Companies Act 2013 read with Rule 12 of Companies Share Capital and Debenture Rules 2014 makes it amply clear that such directors should not be an employee or proprietor or partner of the said company in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed of the said company। तो दोस्तों, फर्स्ट में जहाँ होल टाइम डायरेक्टर्स का डेफिनेशन दिया गया है कंपनीज एक्ट में, उन्होंने कहा है कि ये पर्सन एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट जहाँ हम डेफिनेशन देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, जो कंपनीज एक्ट में एज वेल एज कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 में दिया गया है, वहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कंपनी का। सिर्फ उसी साल नहीं, बल्कि उससे पिछले 3 साल में भी वो कंपनी का एम्प्लॉय या पार्टनर या प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए, तभी उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पदवी हम दे सकते हैं। अभी ये नेक्स्ट पैरा हम पढ़ते हैं। Therefore, in respect of such directors who are not the employees of the said company, the services provided by them to the company in lieu of remuneration
as consideration of the said services are clearly outside the scope of Schedule 3 of the CGST Act and therefore taxable. In fact, जो entry number serial number 6 of the table annexed to notification number 13/2017 of central tax rate dated 20th June 2017, the recipient of the said service, that is the company, is liable to discharge the applicable GST on its on reverse charge basis. So दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर इस पैरा में कहा है कि जो डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, जो शेड्यूल 3 ऑफ द CGST एक्ट है, वो शेड्यूल 3 ऑफ द CGST एक्ट एक शेड्यूल है जो बताता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ GST में नहीं कवर होगी. शेड्यूल 3 कवर करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को, बट क्योंकि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल 3 में नहीं आता. प्लस जो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जो चेंज लाया था रिवर्स चार्ज में, या फिर जिसने बताया था कि रिवर्स चार्ज में क्या क्या सर्विसेज आई थी, उसमें जो डायरेक्टर सर्विसेज कवर होती हैं वो यही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्विसेज कवर होती हैं, जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो उस पे दिया जाता है, एंड दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है. इसीलिए ये केस जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का है, या फिर एक डायरेक्टर जो एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी का, उसको जो भी रेम्यूनरेशन दिया जाएगा वो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 के तहत रिवर्स चार्ज उस पर लगेगा, एंड कंपनी को वो रेम्यूनरेशन देते वक्त GST पे करना होगा गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज बेसिस पे. अब हम सेकेंड सिनेरियो देखते हैं, जहाँ पर लेविबिलिटी ऑफ GST ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनीज टू द डायरेक्टर्स who are also an employee of the said company. पहला जो केस था हमारा, डायरेक्टर है बट एम्प्लॉय नहीं है. सेकंड केस में डायरेक्टर है और एम्प्लॉय भी है वो कंपनी का, वो दिया जाए. इस क्लैरिफिकेशन में ये जो पैरा है इसमें बताया गया है कि जो एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है वो दो तरीके से रिलेशनशिप बना सकते हैं अपनी कंपनी से. एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज का. वो एक ही वक्त दो कैपेसिटी में कंपनी को सर्विसेज दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप एक इंजीनियर हो और आप एक इंजीनियरिंग टेक्निकल सर्विसेज की कंपनी खोली है आपने, और वहाँ पर आप डायरेक्टर अपॉइंटेड हो, तो आप एज अ डायरेक्टर कंपनी को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में सर्विस दे रहे हैं. इसके अलावा आप इंजीनियरिंग रिसर्च सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस भी दे सकते हैं कंपनी को ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज. इन दोनों ही केसेस को कंपनी ने एनालाइज किया है. प्लस उन्होंने इनकम टैक्स को भी रेफ़र किया गया है, जहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि अगर आपको जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं आप डायरेक्टर को, अगर आप उसको सैलरी में ट्रीट कर रहे हैं तो आपको TDS अंडर सेक्शन 192, जो कि बेसिकली सैलरी जब पे TDS जो होता है उस पर एप्लीकेबल होता है, आपको TDS सेक्शन 192 में काटना पड़ेगा. वहीं अगर आप उनको प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं तो आपको TDS अंडर सेक्शन 194J ऑफ द एक्ट काटना पड़ेगा, जो कि बेसिकली प्रोफेशनल सर्विसेज को एप्लीकेबल होता है. इसी को रेफ़र करते हुए गवर्नमेंट ने ये क्लेरिफाई किया है कि अगर आप अपने होल टाइम डायरेक्टर को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर सैलरी दे रहे हैं तो आपको GST नहीं लगेगा. बट अगर आप उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज पे प्रोफेशनल बेसिस पे दे रहे हैं, तो आपको इस पे GST पे करना होगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे. आई होप दोस्तों आपको ये क्लेरिफिकेशन जो सर्कुलर गवर्नमेंट ने दिया है वो काफ़ी क्लियर हुआ रहेगा. अगर इस टॉपिक से फिर भी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है आपको तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, हम कोशिश करेंगे इसका रिवर्ट देने के लिए. थैंक यू.